गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। इस YouTube के श्रृंखला में आपका लगातार प्रश्नों से आर पार हो रहा है। लगातार आप प्रश्नों को समझ रहे हैं और उसके उत्तर की व्याख्या मेरे शब्दों में आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटी से संबंधित है। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में आपको विचार करना। संसदीय विशेषाधिकार, संविधान संसद के दोनों सदनों के संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है, न कि उनकी समितियों को। अर्थात संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार मिलता है, संसदीय समिति में बैठने वाले लोगों को नहीं। दूसरा है कि संविधान ने उन व्यक्तियों को संसदीय विशेषाधिकार भी प्रदान किया है जिन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार प्राप्त है। जो संसद की कार्यवाही में बोल सकते हैं उन्हें संसदीय विशेषाधिकार मिलता है। तो क्या राष्ट्रपति अगर संसद में बोलते हैं तो राष्ट्रपति को भी संसदीय विशेषाधिकार है? संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा, वही प्रश्न है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति राज्यपाल को भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वे संसद के सदस्य है नहीं। तो जो संसद के सदस्य नहीं है उसे संसदीय विशेषाधिकार मिलता नहीं है। तो इसका सही जवाब है केवल और केवल 2 और 3। रही बात कि उनकी समितियों को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार और विशेष प्रतिरक्षा और एक तरह से छूट है कहा जाए तो। संविधान ने उन व्यक्तियों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किया है जिन्हें संसद की कार्यवाही में बोलने, भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। संसदीय विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जबकि वह संसद का अभिन्न अंग भी है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषाधिकार समिति से। विशेषाधिकार समिति के बारे में आपको कथनों पर विचार करते हुए बताना है कि कौन सा कथन सही है। इस समिति अर्थात विशेषाधिकार समिति के कार्यों की प्रकृति अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल होता है। लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति को नॉमिनेटेड किया जाता है यानी नामित किया जाता है। और तीसरा, राज्यसभा में उपसभापति विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होते हैं। Which are the correct as statement? You know about that all the statement are correct. Yes, सभी के सभी कथन सही हैं। Once again, लोकसभा में अध्यक्ष संबंधित दल के बहुमत के अनुसार 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति का चयन करते हैं, नामित करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं। राज्यसभा में उपसभापति विशेषाधिकार समिति का स्वयं अध्यक्ष होते हैं, जिसमें 10 सदस्य होते हैं। इस समिति के कार्यों की प्रकृति अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा से संबंधित है, जिन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त मिलती है कि राज्यसभा में कौन कौन सी किस किस मामलों में उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा को। मतलब इसका क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा के शक्तियों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो इसे प्रश्न आप कर ले जाइएगा। यह संसद को राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। जो भी राज्य सूची के विषय है उस पर कानून बनाने के लिए संसद क्या राज्यसभा से मतलब अधिकृत करती है, मतलब अधिकार पाती है, या फिर उसको मिलता है मौका तब ऐसा हो पाता है, या संसद ऑटोमेटिक कर लेती है कि राज्य सूची में अपने मन से जो मन तो कानून बनाना चाहे तो बना ले। क्या संसद को यह अधिकार है? जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो क्या राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा को यह पावर दिया गया है कि राज्यसभा संसद को अर्थात लोकसभा को ये कहे कि इस विषय पर कानून बनाया जाए? तो ऐसा बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति पर प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपात की समाप्ति करना हो तो इसका प्रस्ताव राज्यसभा से ही आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है
संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु मतलब अधिकृत किया गया है, पावर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यू नो अबाउट दैट सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज 1 और 3 आर एब्सोल्युटली राइट। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति की समाप्ति के लिए बस राष्ट्रपति का मतलब थोड़ा सा मंजूरी ही काफी है। देखिए, संघीय चरित्र के कारण राज्यसभा को 2 विशिष्ट या अन्य अधिकार मतलब एब्सोल्यूट पावर जो किसी और को नहीं मिला है, जो लोकसभा को नहीं मिला है। पहला, संसद को राज्य सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून बनाने के लिए एक तरह से अधिकृत कर दिया गया है, पावर दिया गया है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 249 में जिक्र है। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत किया गया है। आर्टिकल 312 249 राज्यसभा को पावरफुल बनाता है। और यहाँ तक कि और भी मैं बताऊं तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको हटाने का जो मतलब एक प्रस्ताव जो होता है वो राज्यसभा से इनिशिएट होता है, लोकसभा से नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए, आप बताइए कौन सा कथन सही है। संसद राज्य विधायिका की सहमति के बिना किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। मतलब पार्लियामेंट को इतना पावर है कि वो राज्य से पूछे बिना ही राज्य की जो सीमा है उसकी सीमा को ढकेल के बढ़ा देगी, उसकी नाम परिवर्तन कर देगी, किसी दूसरे राज्य को उसमें प्रवेश करा देगी। क्या संसद को राज्य से पूछने का मतलब राज्य से बिना सहमति का ऐसा कर सकता है संसद? थिंक अबाउट दैट। दूसरा है कि संसद राज्य विधायिका की सहमति के बिना ही किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो ये मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया। तो बिल्कुल ही दोनों ही कथन बिल्कुल ही गलत ही है कि सही है? जी हाँ, दोनों ही सही है। संसद को ही अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 3 संसद को यह पावर देता है, गारंटी देता है कि वह किसी भी राज्य में उसका जो राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नंबर 1 हो गया। दूसरा है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और साथ साथ किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। संविधान संसद को नए राज्यों के गठन या उनकी सहमति के बिना मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को परिवर्तन करने का अधिकार देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था से बताना है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता इनमें से कौन कौन सी है। संघीय व्यवस्था के बारे में, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, लिखित संविधान का होना, शक्तियों का विभाजन, राज्यसभा में राज्यों को समान सीटें मिलना। देखिए, संघ व्यवस्था का अर्थ होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो मतलब एक बेहतर तालमेल होना। मतलब राज्यों को ऐसा ना लगे कि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल, ठीक है, मतलब नाम मात्र का है, केंद्र ही सब कुछ कर रहा है। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं हमारे संविधान में जो उसके संघीय कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो जी हाँ, पता होना चाहिए कि लिखित संविधान निश्चित रूप से एक संघीय कैरेक्टर को दिखाता है। शक्तियों का विभाजन तो खुद मैं बता रहा हूं। और तीसरा जो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का जो बंटवारा समान रूप से किया गया है वो निश्चित रूप से ये अमेरिका के, चूंकि अमेरिका जो है फेडरेशन है, प्योर फेडरेशन है, हमारे यहाँ प्योर फेडरेशन नहीं है। हम लोग विशेष प्रकार का संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं। अर्थात हमारे यहाँ एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का मतलब एक तरह से कॉकटेल है। कॉकटेल का मतलब होता है मिश्रण, इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल अर्ध संघीय व्यवस्था कहना पसंद करते हैं। और हमारे संविधान में कहीं भी ये जो फेडरेशन शब्द है उसका जिक्र ही नहीं है। ओके, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत था। लेट्स सी अबाउट इट। राज्यसभा में जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया जाता है। जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या ज्यादा है, उसके विपरीत जिसकी संख्या कम है उसको कम राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। प्रतिनिधियों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, तो ये एक संघात्मक व्यवस्था नहीं है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम कभी और विचार करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि संघात्मक व्यवस्था के बारे में ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। सो लेट्स वीडियो को आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। जैसा कि आपने
अभी थोड़ा देर पहले प्रथम प्रश्न को हल किया, उसके और आधार पर एक और प्रश्न है कि संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। प्रेस द्वारा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है। सत्य रिपोर्ट क्या प्रकाशित की जा सकती है? मतलब हम संसद से पूछे बिना ही उसकी रिपोर्ट छाप दें, लेकिन वो सत्य हो। दूसरा है, संसद के सदस्य को संसद सत्र के दौरान दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामला, फौजदारी मामला जानते ही हैं, तो दीवानी मामला में आपको छूट है। रही बात तीसरा, तो न्यायालय प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकता है। क्या न्यायालय संसद में चल रही किसी विचार को लेकर, उसकी कार्यवाही को लेकर हस्तक्षेप कर सकता है न्यायालय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी सही है कि गलत है? बिल्कुल सही था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी सही था, तीसरा ऑप्शन गलत था। 1978 के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया गया, स्थापित किया गया, लेकिन सदन की गुप्त बैठक के मामले में यह बात लागू नहीं होती है। ध्यान रहे, सत्य प्रकाशन सदन की जो ओपन चर्चा होती है उस पर आप आराम से स्वतंत्र हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पर, लेकिन जो गुप्त बैठक हो रही है उसकी अगर आपने छाप दी प्रेस में या रिपोर्ट आप प्रकाशित कर दिए, तो आप पर संसद की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन के आधार पर आपको दंड दिया जा सकता है। न्यायालयों को किसी भी सदन या किसी भी समिति की कार्यवाही की जांच करने के लिए रोका गया है। न्यायालय ऐसा ना करे, न्यायालयी कार्य और विधायकी कार्य एक दूसरे से अलग रहे, ये जो पृथक्करण का सिद्धांत है उस पर बल मिले, इसलिए इस बात को रोका गया है। और इसका उल्टा भी सही है कि न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो विषय हैं, जो जजों की जो टीका टिप्पणी है, वो आप संसद में चिल्ला चिल्ला के या तो कर ही नहीं सकते। संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान, मतलब प्रारंभ के 40 दिन पूर्व और किसी सत्र की समाप्ति के 40 दिन पहले बाद तक आप दीवानी मामला में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये विशेषाधिकार केवल और केवल दीवानी मामला में मिलता है, आपराधिक मामले में या निवारक निरोध, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, उसके मामले में नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को एक तरह से सीमित कर देता है, रेगुलेट कर देता है? संप्रभुता, भारतीय संसद जो मन तो ना कर ले, अपनी मनमर्जी ना चलाने लगे, उसके लिए क्या क्या है? एक तो लिखित संविधान जी, दूसरा है सरकार की संघीय प्रणाली, तीसरा है न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, चौथा है मूल अधिकार और पांचवा है मूल कर्तव्य। तो आपको पता होगा मूल कर्तव्य, संसद की संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि मूल कर्तव्य तो न्यायालय में वाद ही नहीं है, अर्थात इसके इट इज नॉट जस्टिएबल। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। बाकी सभी के तहत एक तरह से संसद पर लगाम लगाने की, उसकी संप्रभुता पर, उसकी एक तरह से गरिमा पर एक तरह से मतलब पाबंदी लगाया गया है कि संसद जो मन तो बहुमत के बल पर कानून ना बना दे। संसद की प्रकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो लिखित है, तो बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि लिखित संविधान का होना उसके कार्यों का एक तरह से दायरा निर्धारित करता है। सरकार की संघीय प्रणाली, संसद की कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तक ही सीमित रहती है। मेरा कहना है कि ये जो सूचियों को बंटवारा किया गया है, इससे पता चलता है कि किसके कार्य क्षेत्र में कितने अधिकार आते हैं। राज्य सूची के विषयों में तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता है जब तक राज्यसभा कहने के लिए ऐसा ना कह दे। हालांकि 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची पर कानून बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था, आर्टिकल 249। ठीक है, रही बात सरकार की संघीय प्रणाली का, दूसरा है न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। न्यायिक समीक्षा की शक्ति वाले एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है, हमारी संसद की सर्वोच्चता को सीमित करता है, संसद संप्रभु ना हो जाए, मनमानापन ना करने लगे। और रही मौलिक अधिकार, संसद का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत न्याय उचित मूल अधिकार संहिता के समावेश से प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उन सूचियों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक स्तर
कानून बना सकता है। संविधान में उन सूचियों को भी शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक स्तर कानून बना सकता है। सेकंड ऑप्शन, भारतीय नागरिक को एक ही समय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संघवाद के तहत, तीसरा ऑप्शन है, संघवाद के तहत राज्य केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं राज्य। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही संघवाद के विपरीत लगता है, क्योंकि संघवाद का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा, और ये संघवाद का मतलब है कि केंद्र से शक्ति नहीं देती है और ना ही राज्य केंद्र के अधीन है, बल्कि संविधान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेट्स सी अबाउट इट। सरकार के कई स्तर यानी कई स्तरों का संवैधानिक अस्तित्व संघीय राजनीति की प्रथम और पहली आवश्यकता है। संघवाद के तहत राज्य अपने अधिकार केंद्र से नहीं बल्कि संविधान से प्राप्त करते हैं, जबकि केंद्र राज्यों को कुछ कार्यवाही करने के लिए डायरेक्ट निर्देश कर सकता है। ऑफ कोर्स तथ्य यह है कि वे सरकार के एक स्वतंत्र स्तर है। सरकार का राज्य सरकार स्वतंत्र है, केंद्र के अधीन नहीं है। संविधान में उन सूचियों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक स्तर कानून बनाने के लिए मतलब एक तरह से गारंटीकृत है। भारत के सभी व्यक्ति सरकार के इन स्तरों में से प्रत्येक द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के द्वारा प्रशासित और शासित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनर्वा मिल्स से संबंधित है। जो मिनर्वा मिल्स केस है वो किससे जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का विकास। दूसरा है मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का विस्तार। तो आपको पता होगा मिनर्वा मिल्स केस का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि प्रथम स्टेटमेंट भारत के संविधान के मूल ढांचे के विकास में इसका योगदान है, और दूसरा कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर कौन किसका वरीयता हो, इसको निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और ORS बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम ORS और भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू और विकसित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के द्वारा दिए गए अधिकारों अर्थात मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की गई थी 42वां संविधान संशोधन में। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में कौन कौन सी योग्यता जो है मतलब उनकी नियुक्ति के लिए कौन सी एक आवश्यक योग्यता नहीं है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे राज्य का अधिवासी होना चाहिए जहां से उसे नियुक्त किया जा रहा है, उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या फिर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो उसे उस राज्य का अधिवासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल 2 योग्यताओं का निर्धारण करता है, बाकी सभी के सभी कन्वेंशन है। पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस संबंध में वर्ष दर वर्ष नई नई परिपाटियों को विकसित किया जा चुका है। पहला कि वह प्रथम बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, संबंधित नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वो राज्यपाल होने जा रहा है, ताकि उसको मतलब जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उसे दूर रखा जा सके। दूसरी बात है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो कम से कम राष्ट्रपति को उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना सुचारू होता है, अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों परिपाटियों को बेधड़े से मतलब एक तरह से साइड कर दिया जाता है, और एक तरह से संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल की जो भूमिका है वो खुद अपने प्रश्न चिन्ह आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय प्रणाली में क्या होता है? सरकार की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका
विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, कार्यपालिका विधायिका के ही प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मतलब देखिए, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों, अपने कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि भारत का संविधान जो कि ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, सही है। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। अनुच्छेद 368 3 तरीकों से संविधान में संशोधन करने का चर्चा करता है, प्रावधान करता है। पहला, संसद के विशेष बहुमत। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक अनुसमर्थन और संसद के साधारण बहुमत। तीसरा ऑप्शन है शक्तियों के पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का लचीलापन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय एक संघ की विशेषता है। ये संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपने थोड़ा देर पहले सुना, तो कथनों पर विचार करके आपको पता चल चुका हो कि संसद में, संविधान में जो संशोधन होता है, कौन कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो पता होना चाहिए 2 और 3 बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, भारत का संविधान कठोर नहीं है, लचीला भी नहीं है, दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन संविधान में 368 के तहत केवल और केवल 2 तरीके से ही संशोधन होता है। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के उपस्थित जो सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन की कुल सदस्य का बहुमत चाहिए, यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। एक प्रकार का संशोधन। कुछ अन्य प्रावधान संसद को विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के से अधिक अनुसमर्थन मिलना चाहिए। इसी समय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण विधायी प्रक्रिया के संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकते हैं, हालांकि इसे 368 के तहत नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे 168 का प्रयोग, 169 का प्रयोग हो, राज्यों के निर्माण की बात हो, नए राज्यों का संरचना में परिवर्तन करने की बात हो, इसके लिए कोई विशेष संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। रही बात भारत के संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। जी हाँ, एक संघ अर्थात 2 सरकार, शक्तियों का पृथक्करण हो, लिखित संविधान हो, संविधान यहाँ पर सर्वोच्च होना चाहिए, संविधान कठोर स्वतंत्र होना चाहिए, न्यायपालिका और द्विसदनीय विशेषता हम लोग संघीय व्यवस्था के तहत शामिल करते हैं। संविधान का लचीलापन वास्तव में एकात्मकता की ओर झुकाव देता है, क्योंकि अगर संविधान जितना आसानी से अगर मोड़ा तोड़ा जा सकता है, तो बहुमत वाली सरकार तो एक वक्त के संघात्मक व्यवस्था को चूर देगी। अर्थात एकात्मक व्यवस्था, और भी बहुत से प्रावधान एकात्मक व्यवस्था का, आपातकाल है, राज्यपाल की नियुक्ति है, और भी बहुत से जो शक्तियों का प्रयोग होता है आपातकाल के दरमियान, ये सब एकात्मक व्यवस्था के मतलब रवैया को दिखाता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था। कौन कौन सा था उसमें? आपको पता होगा डीपीएसपी का जिक्र 36 से 51 में भाग 4 में किया गया है, लेकिन जो डीपीएसपी में कुछ जो संशोधन किए गए, बाद में आगे चलकर जोड़े गए, उनमें से कुछ आपको बताना है। क्या ग्राम पंचायतों का गठन, वन और वन्य जीव का संरक्षण, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें से दूसरा ऑप्शन वन और वन्य जीव संरक्षण का जो कंसेप्ट है, जो डीपीएसपी में जोड़ा गया, वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 4 मूल सूची में बाद में जोड़े गए। पहला है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद 39। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके लिए कुछ खास प्रयास करना, अनुच्छेद 43 का ए।
समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 39A जोड़ा गया और पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार और वन्य जीव संरक्षण करना 48A में शामिल किया गया। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. You will be definitely very, very happy. When you watching this video, just listen it carefully because there is a no screen where you watching. Just listen it carefully. Share and subscribe this video once again. Thank you.